हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 15 जो हमारा बिहार पीसीएस के लिए है। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर होती हैं या पेड कोर्सेज़ की जानकारी एंड इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता हूं। यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में। और ये 24 तारीख तक ये कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं इस कोड को लगा के विपिन 10। और दूसरा है हमारा जीएस कोर्स। जीएस कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा एक थियरी कोर्स है। इसमें हमने बेसिक टॉपिक्स को समझा है, बेसिक चीज़ों को समझा है कि टॉपिक है क्या, और ये वाला कूपन कोड आप लगाएंगे इसके अंदर। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से, स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा? यहाँ पे होम पेज नजर आएगा। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको 3रे नंबर पे दिखेगा और जीएस कोर्स आपको 4थे नंबर पे दिखेगा। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट विधानसभा इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि विधानसभा का मतलब ये होता है कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किस में कम है सीटों का? दिल्ली की बात करें 70 सीटें हैं, गोवा की बात करें 40 हैं, सिक्किम की बात करें 32 हैं, पुडुचेरी की बात करें 30 हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। दिल्ली और पुडुचेरी को आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है। इसके लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट हुई थी 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये याद रखना है आपको। गोवा हमने आज़ाद करवाया था 1961 में, पुर्तगीज से आज़ाद करवाया था। पुर्तगीज हमारे देश में आने वाले पहले यूरोपियन थे और जाने वाले भी पहले, लास्ट में जाने वाले भी यूरोपियन यही थे। सिक्किम की बात करते हैं 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हमने इसको आपका जो है पूरा फुल फ्लैश स्टेट बनाया था और ये हमारे देश का 22वां राज्य बना था। सिक्किम हमारी जो है ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट बनी है पहली, और पहली ऑर्गेनिक स्टेट बनी है। और सिक्किम के अंदर जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखने को मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। Who is the lender of last resort in the banking structure of India? लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम बैंक में से पैसा खत्म हो जाए तो एट द एंड, सबसे एंड में पैसे किसके पास लेने पड़ेंगे हमें? तो डैट इज़ द आरबीआई। आरबीआई इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और इसको हम क्या कह देते हैं? बैंकर्स बैंक कह देते हैं, बैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इशू ये करते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल का काम इनका है, प्राइस स्टेबिलिटी का काम इनका है। और प्लस आरबीआई जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व रखती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये हम क्या करते हैं? एक तो हम रखते हैं 115 करोड़ रुपए का गोल्ड मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, और 85 करोड़ की आपकी फॉरेन करेंसी, जिसमें आपका यूएस का डॉलर होता है, और यूएस का डॉलर होता है, यूके का पाउंड स्टर्लिंग होता है, और चाइना का युआन होता है। चाइना का युआन होता है, चाइना का युआन हो गया, यूएस, यूके, चाइना, और यूरोपियन यूनियन का यूरो हो गया, और एक रह गया जापान, जापान का येन, और एक रखते हैं हम डेट इज़ द पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड इज़ द करेंसी ऑफ IMF। क्लियर? पेपर गोल्ड को हम SDR भी कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहते हैं। ये IMF की करेंसी है, ये भी हम रखते हैं। 1969 में ये करेंसी बनाई गई थी। IMF 1945 में बनाया गया था। और उसके बाद IMF की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स देता है अपने मेंबर नेशन को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कंट्री से पीड़ित हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 में बना था। 1 जुलाई इज़ द SBI डे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में बना था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आपका 1 अप्रैल 1935 को बना था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में थे, और 37 में इसके हेडक्वार्टर हमने शिफ्ट किए मुंबई के अंदर। और इनका जो लोगो है वो है आपका टाइगर अंडर पाम ट्री, टाइगर अंडर पाम ट्री, ताड़ का पेड़। क्लियर? याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
और एग्जिम बैंक की बात करते हैं तो आरबीआई जो है बना था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से बना था। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में आया था। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1982 में बना था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। सो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में यही सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है कि क्या क्या होता है, हमें सिर्फ इंडिया की सिचुएशन के बारे में याद करना है कि हाँ बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाई रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम करंट देते हैं तो करंट उस चीज़ में दें तो मैग्नेटिक फील्ड ले लेगा, अगर हम उसमें करंट छोड़ दें, करंट बंद कर दें, मतलब करंट बंद कर दें तो उसकी मैग्नेटिक पावर उसमें वैसी की वैसी रहे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो आयरन के अंदर जो है इतना करंट निकल चला जाता है, सबसे ज़्यादा करंट आयरन में जाता है, लेकिन इसकी जैसे हम करंट इसमें छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं तो इसकी रिटेंशन खत्म हो जाती है, ये उसी टाइम जल्दी से जल्दी अपना करंट भी छोड़ देता है। बट करंट जो धीरे धीरे जाएगा लेकिन मैग्नेटिक पावर जो है उसके अंदर ज़्यादा रहेगी, और इसका मतलब क्या है कि रिटेंटिविटी ज़्यादा रहेगी, और वो होता है आपका स्टील। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि मैग्नेटिक पावर जो है आपकी मैग्नेटिक रिटेंशन जो है स्टील की ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, स्टील। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और अगर मैं स्टेनलेस स्टील की बात करता हूं तो उसमें आयरन, निकल, क्रोमियम प्लस कार्बन का कंटेंट हम इसके अंदर डालते हैं। कॉपर इज़ द जो है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर होता है लेकिन हम कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि सस्ता है। कॉपर पहली मेटल डिस्कवर करी गई थी, कॉपर पहली मेटल डिस्कवर करी गई थी हमारे नेचर के अंदर चालकोलिथिक एज में, चालकोलिथिक पीरियड के अंदर, ठीक है, याद रखिए। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल है आपका धरती के अंदर, और एल्यूमिनियम की जो ओर हैं वो है कोरंडम और बॉक्साइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, स्टील इज द करेक्ट आंसर। द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। क्या होता है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का बनाने का उद्देश्य क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं, पार्ट 4 के अंदर आता है, पार्ट 4 के अंदर आता है, और पार्ट 4 के अंदर आता है, और प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमने आयरलैंड से बोरो किए हैं, और इसका जो उद्देश्य होता है वो वेलफेयर स्टेट को पैदा मतलब बनाना होता है। वेलफेयर स्टेट कैसे कर सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम प्रोवाइड करके। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बना के। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। क्लियर। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तो 3 तरीके के आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। सोशलिस्ट मतलब समाज के लिए, गांधीयन मतलब अगेन जो आपके मेनली ये चाहते थे गाँव के अंदर पावर्स, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए पावर्स, उनका वेलफेयर के लिए। क्लियर। और लिबरल कहते हैं कि हाँ लिबरल हैं, मतलब अपना दिमाग से मतलब लिबरल हैं, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि वो खुले विचारों वाले हैं, ठीक है, ये बात करते हैं। तो सोशलिस्ट में आपका देखो जी कौन कौन से आते हैं, 38, 39, 39A, 41A, 42, 43A, 47। क्लियर। और गांधीयन में आते हैं 40, 43, 43B, 6, 7, 8 आते हैं। लिबरल में आते हैं 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। तो दीज आर द आपके जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें देखने को मिलते हैं। व्हाट इज़ द सेक्स रेशो इन द बिहार स्टेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ फीमेल्स की कितनी जो है नंबर ऑफ फीमेल्स जो है पैदा हो रही हैं नंबर ऑफ मेल्स के पीछे। यानी कि अगर हम मेल्स की बात करें, हम 1000 नंबर लेके चलें अगर, तो उसके पीछे कितनी फीमेल्स पैदा हो रही हैं, तो वो है 918, यानी कि 1918। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 918 जो हैं ये फीमेल्स पैदा होती हैं। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नामयोम एंड मैकोंग जो होती हैं ये चीफ रिवर्स हैं, कहाँ की चीफ रिवर्स हैं, नामयोम एंड मैकोंग जो चीफ रिवर्स हैं वो हैं आपकी थाईलैंड की। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। थाईलैंड की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है, बैंकॉक है इनकी कैपिटल, और करेंसी क्या है आपकी थाई बाट। क्लियर, याद रखिए। अब मैं आपको ये दोनों रिवर्स दिखाना चाहूँगा, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पेपर में बहुत आती है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का पॉइंट बहुत आता है। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो है ये, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इसमें वियतनाम का पार्ट आता है जो इशू चलता रहता है इनका, थाईलैंड का पार्ट आता है, और यहाँ पे एक कंबोडिया वाला पार्ट है, और यहाँ पे कंबोडिया के बाद जो है म्यांमार वाला पार्ट है,
चाइना वाला पार्ट है और लाओस वाला पार्ट है। लाओस कहाँ पे है, चलो एनीवेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है बीच में, लाओस, क्लियर, ये है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, इनके बीच में जो है ये गंगा, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन देखने को आपको मिलता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पूछा जाएगा कि मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। मास डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज, जो मास डेंसिटी होती है कैरोसिन की वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है पानी से, जिसके कारण जो है आपका कैरोसिन जो है फैल जाता है पानी के ऊपर, सरफेस टेंशन कम होता है जिसके कारण वो फैल जाता है, क्लियर। तो कैरोसिन की जो है 280 ग्राम में देखो ये मतलब ये आपका जो है मास डेंसिटी देखने को आपको मिलती है, 250 ml लिया, और वाटर की आपकी डेंसिटी आई है जो है 330 ग्राम एंड इसकी ये, तो कैरोसिन की जो है वो कम होती है वाटर से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अच्छा एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जो सोडियम होता है, सोडियम को हम प्रिजर्व करके इसमें रखते हैं कैरोसिन के अंदर, क्यों, क्योंकि सोडियम ज्वलनशील है, इन्फ्लेमेबल होता है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्लियर। अगला देखिए जी क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का बनना, खाना बनाना। तो खाना कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आते हैं, और जो है ये आपका क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है आपका ग्लूकोज बनता है। तो इस तरीके से प्रोसेस बनेगा और ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी, क्लियर। तो इसमें क्या करते हैं हम, सोलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के तरीके से, और वाटर जो है ऑस्मोसिस के तरीके से प्लांट लेता है। क्लोरोफिल वहां पे होता है जहां पे आपका ग्रीन कलर होगा, वहां पे क्लोरोफिल होगा। सनलाइट जो होती है वो आपकी विजिबल लाइट 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट में आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, क्लियर। वही चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सेम चीज़ है यहाँ पे, क्लियर, याद रखना। और ये आपकी एक्टिविटी जो होती है मीजोफिल सेल्स के अंदर देखने को आपको मिलती है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगला देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या हो गया, आपका दवाइयों वाला विभाग, और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये सिर्फ क्वेश्चन याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल यहाँ पे हेल्थ मत लिख मत देना, केमिकल और फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है आपकी बनी कब थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी 31 अक्टूबर 1920 को। लाला लाजपत राय जो हैं इनके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे, और ये कहाँ से बनाए गए थे, बॉम्बे से, क्लियर। और लाला लाजपत राय के अलावा भी इनके अंदर बहुत सारे जो हैं लोग थे, इनके मेंबर थे, जोसेफ बैप्टिस्ता और जो है एन एम जोशी, दीवान चमन लाल और बहुत सारे जो है प्रोमिनेंट लोग और भी थे। तो ये 4 मेंबर तो मेन आपको याद रखने हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और अगेन इसमें ट्रेड यूनियन का मतलब यही होता है कि सारे इंडिया के ऊपर जो है आपके ट्रेड यूनियन मतलब प्रेशर ग्रुप बनाएंगे कि अगर कोई बाई चांस कोई अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी हमारे अगेंस्ट करी तो हम हड़तालें करेंगे और उनकी पॉलिसीज़ को नाकाम करेंगे। तो यही इनका उद्देश्य था। 1920 इज द करेक्ट आंसर, 1920, क्लियर। तो वही चीज़ देखिए जी जो मैंने आपको बताई है, बॉम्बे में स्थापित करी गई थी और 31 अक्टूबर 1920 में सोशलिस्ट स्टेट बनाना, यानी कि आपके वेलफेयर करना, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज जो है उसको सोशलाइज और नेशनलाइज लेवल के ऊपर करना, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन वर्किंग क्लास की इंप्रूव करना, और उनके जो इंटरेस्ट हैं, राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं और सबके एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करना, सिक्योर करना, मेंटेन करना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एसोसिएशन, असेंबली, राइट टू स्ट्राइक एंड राइट टू वर्क एंड मेंटेनेंस, यानी कि आर्टिकल 19 को आपको प्रिजर्व करके रखना, लेबर यूनियन बनाना जो आपकी एफिलेटेड होंगी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको पेपर में आती हैं कि इनका उद्देश्य क्या था। और ये जो मेंबर नेशन मैंने आप मेंबर बोले हैं तो ये सारे याद करने हैं, पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली एक पंजाब पीसीएस का पेपर हुआ था पीपीएससी का, उसमें ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट 1982 में बना था, 12 जुलाई 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द क्रैफी कार्ड कमेटी,
ग्राफिक आर्ट कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे आपके शिवरमन, तो इसीलिए हम कह देते हैं शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से बना था। नाबार्ड क्या करता है, आरआरबी को लोन प्रोवाइड करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, ये हमारी फाइनेंशियल कमेटी है पार्लियामेंट के अंदर। इसमें 22 लोग होते हैं, 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। जितने भी कैग की रिपोर्ट्स होती हैं वो पब्लिश कौन कर देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी पब्लिश कर देती है कि, और बोलती है कि कैग ने घोटाला निकाला। इसका जो चेयरमैन होता है वो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है, 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और इसको अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन से जो है आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर के साथ जुड़ती है ये। आरआरबी इनकी रिकमेंडेशन से बना था। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी आपके नरसिम्हम कमेटी ने बोला था 91-92 के अंदर, और दूसरे रिफॉर्म आए थे 98-99 के अंदर। क्लियर, जिसके अंदर हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। शिवरमन कमेटी इज द करेक्ट आंसर, शिवरमन कमेटी। क्लियर, ये देखिए जी शिवरमन कमेटी, तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, और मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर, तो ये आपके ये नहीं है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए प्रेजेंट सीईओ कौन है आपके, जो नाबार्ड के सीईओ कौन है एट प्रेजेंट में, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुई थी, कहाँ कब हुई थी, कहाँ कैसे हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के लोगों को हम क्या देते हैं, द अनसंग हीरोज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों, क्योंकि मेन तो इनके कारण आज़ाद हुए थे, लेकिन इसका प्रोसेस पीछे बहुत ज़्यादा पुराना था। रॉयल इंडियन नेवी में क्या हुआ था कि इनकी हालत बहुत ख़राब थी, ना रोटी कपड़ा कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता था, तो नेवी ने क्या किया, जहाज़ पकड़ने स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों के। जब जहाज़ पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जहाज़ पकड़ के वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट करेंगे तो अंग्रेज पीछे हटेंगे, क्योंकि एक तोप का गोला और कहीं कहां पे गोलियां, ठीक है, तोप के गोले तो सारे उड़ेंगे, गोली लगे चाहे ना लगे। तो वही चीज़ है, नेवी के जहाज़ इन्होंने पकड़ने स्टार्ट कर दिए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म कर दिया था, और प्रॉपर तरीके से लड़ाकू जहाज़ पकड़ने लग गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई कब थी। ये हुई थी 18 फरवरी 1946 में, और इस म्यूटिनी के लोगों को शांत करने के लिए 2 लोग गए थे, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने कहा था कि हाँ, आपकी सारी चीज़ों से जो है हम आज़ाद होने वाले हैं, आप शांत रहिए और प्रॉपर तरीके से काम कीजिए। क्लियर, तो बाद में शांत हो गए थे। तो ये 1946 के अंदर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी देखने को आपको मिली, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और इसमें 2 जहाज जो पकड़े गए थे वो थे HMS तलवार, जो बॉम्बे से पकड़ा गया था, बॉम्बे से, और एक था HMS हिंदुस्तान, क्लियर, जो पकड़ा गया था आपका कराची से। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्लियर, याद रखना, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। जहाज़ों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो आपकी ओरिजिनेट नहीं होती वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली रिवर कौन सी नहीं है। कावेरी की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है। ब्रह्मगिरी रेंज जो है आपका कर्नाटक में, और कर्नाटक जो है आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट बनता है। कावेरी रिवर जो है आपकी 800 किलोमीटर की रिवर है। कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है 4 स्टेट्स में आता है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी के अंदर। क्लियर, गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी जो है आपका त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, और ये जो है सबसे बड़ी नदी है आपकी पेनिसुलर इंडिया की, दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। गोदावरी के ऊपर पोलावरम प्रोजेक्ट है, और पोलावरम प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और कृष्णा रिवर की अगर मैं बात करता हूँ तो कृष्णा रिवर के ऊपर जो है नागार्जुना सागर डैम है, नागार्जुना सागर डैम है, और महाबलेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट से, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में आपकी एक लेक है, दैट इज कॉल्ड कोलेरू लेक, देखने को मिलती है। महानदी की अगर हम बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, और आपकी उड़ीसा के अंदर जो है ये पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हमारे देश का था, दैट इज आपका हीराकुड डैम यहाँ पे बनाती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर, याद रखिए हीराकुड महानदी बेसिन, क्लियर, दिस इज महानदी बेसिन। क्लियर, और इसके ऊपर देखिए जी हासदियो रिजर्वायर और IB रिजर्वायर और मांडदेव रिजर्वायर, महानदी रिजर्वायर, ये सारे देखने को आपको मिलते हैं। सो दिस इज महानदी बेसिन। इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि डी क्यों बनेगा, एल्युमिनियम क्यों है। देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, जब भी हम करंट पास करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, जब हमने एक्सटर्नल करंट यहाँ से पास किया, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में जो करंट है आपका अप्लाइड फील्ड में, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी करंट में फील्ड में चली जाएगी। यानी कि जो आपका वीकर सेक्शन से स्ट्रॉन्गर साइड की
ऊपर जो है ये मूव करेगा, मैग्नेटिज्म इस तरीके से आएगी, तो दैट इज कॉल्ड आपका पैरामैग्नेटिज्म। कहने का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो आपकी मैग्नेटिक पावर आएगी तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, जिसमें आपका एल्यूमिनियम आता है, क्रोमियम आता है, प्लेटिनम आता है, ऑक्सीजन वगैरह आता है। लेकिन डाया की अगर हम बात करते हैं तो डाया उल्टा हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपने करंट दिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा, तो वो होता है डायमैग्नेटिक, जिसमें आपका एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और फेरो का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आप देंगे तो आप स्ट्रांगली मैग्नेटाइज वो हो जाएगा, जिसमें आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है आपका ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो डायमैग्नेटिक है, सिल्वर की बात करें डायमैग्नेटिक होता है। और अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण जो है ये चमकता है, शाइन करता है। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो आपका हार्ड होता है, नेचुरल हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। A seal found from the Mohenjo-daro has depict a god with the 3 heads and horns surrounded by animal. Who is the head in the seal? देखिए मोहनजोदारो के अंदर जो है गॉड हमें मिले हैं तो वो आपके मेल गॉड मिले हैं, और वो मेल गॉड हैं आपके पशुपति महादेव, जिसे हम आजकल क्या कहते हैं, आजकल हम उसको कहते हैं शिव भगवान कहते हैं। और इनको लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी इनको कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, क्लियर। और रुद्र भगवान भी इनको हम कहते हैं। और इसके अराउंड जो एनिमल हैं तो वो कौन कौन से हैं, बफेलो है और आपका एलिफेंट है और आपका राइनो है, टाइगर है, और इनके पैरों के पास जो हैं दो क्या हैं, डियर है, यानी कि हिरन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज सी ऑप्शन। इंद्र भगवान को ऋग्वेद के अंदर सबसे मेन गॉड माना गया है। 250 हाइम्स इनके पास हैं, मतलब सुक्तियां हैं। इंद्र भगवान को पुरंदर भी कहते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स भी कहते हैं, रेन लॉर्ड भी कहते हैं, इन नामों से इनको बुलाया जाता है। और महलों का तहस नहस करने वाले इंद्र भगवान ही हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये है पशुपति महादेव, क्लियर। अगला देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है आपकी देखने को मिलती है बिहार के अंदर। बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 पीपल आते हैं। दूसरे नंबर पर आती है आपकी वेस्ट बंगाल, 1028 मेंबर आते हैं वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, बिहार इज द करेक्ट आंसर, बिहार इज द राइट वन। अगला देखिए जी, हमारा ऐसा कौन से साल में जो है हमने इंडियन स्टेट्स बनाई थी लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, यानी कि लैंग्वेज बेसिस के ऊपर जो है हमने जो है इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया था। अगर हम बात करें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 में, तो हमारी 552 स्टेट्स थी, 562 स्टेट्स थी। तो उस टाइम पे रीऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था इतना, तो इसीलिए बहुत सारे कमीशन बैठे। पहले बैठा था एस.के. धार कमीशन, 1948 में बैठा था, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलती गई थी उसी तरीके से जो है वैसे बैठाया जाए, तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन कैंसिल हो गई थी। जेवीपी कमेटी ने रिकमेंडेशन कैंसिल करी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभाई सीतारमैया। 1949 के अंदर इन्होंने कमीशन की रिकमेंडेशन कैंसिल करी। फिर उसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश से एक पर्सन थे, पोटी श्रीमलू एक पर्सन थे, जिन्होंने फास्ट किया कि हमारी स्टेट बनाई जाए, क्योंकि वो मद्रास स्टेट में रहते थे। मद्रास स्टेट में 2 तरीके के लोग रहते थे, एक तेलुगु स्पीकिंग और एक तमिल स्पीकिंग। तो आंध्रा वाले लोगों ने कहा कि हमें एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बना दी जाए। 56 डेज तक इन्होंने जो है फास्ट किया पोटी श्रीमलू ने, तो इनकी जो है डेथ हो गई। उसके बाद जो है फजल अली कमीशन बैठा। फजल अली कमीशन 1953 में बैठा, जिसके चेयरमैन थे फजल अली, और एच.एन. कुंजरू भी थे, के.एम. पानीकर भी थे। और ये लोगों ने जो है आपका पूरा स्टेट जो है डिवाइड किया लैंग्वेज बेसिस के ऊपर। तो पूरा स्टेट आपका 1956 के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में आपका डिवाइड हो गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग जो है पूरा कंट्री जो है हमारा डिवाइड हो चुका है लैंग्वेज बेसिस के ऊपर। अगला देखिए जी, वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक एट प्रेजेंट जो है इसके कौन से शहर में जो है इसके हेडक्वार्टर हैं, कौन से शहर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं आपके हैदराबाद के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। हैदराबाद कहां पे है, तेलंगाना के अंदर देखने को आपको मिलता है। तो ये जो फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, बड़ा फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा।
बिहार को इंडिपेंडेंट स्टेट जो है, इंडियन स्टेट बनाया गया था, अलग से बनाया गया था कब? जब हमने अलग किया था, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल बनाया था और बंगाल पार्टीशन कैंसिल करी थी 1912 के अंदर। तो उस टाइम पे 1912 के अंदर ही जो है प्रॉपर तरीके से जब हमने दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी थी, तब जाके बिहार और उड़ीसा वगैरह के राज्य जो हैं अलग अलग किए गए थे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, 1912 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर। अगला देखते हैं, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन। जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, मतलब बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करें, आर्टिकल 340 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा हमारा 1953 में बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था और इनके जो है हित के लिए बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 2018 के अंदर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। 123वां अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर, 123वां अमेंडमेंट हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री में आती है ये। और नेशनल कमीशन एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग बना था। एक्ट जो था 1993 के अकॉर्डिंग बना है। और इसी की बात करें अगर हम, तो ये पहले बैकवर्ड कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? तो वो थे काका साहेब कालेकर। काका साहेब कालेकर। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर। भीमराव अंबेडकर जी की अगर मैं बात करता हूं, बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने स्टार्ट करी थी। इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। मूक नायक इनका पेपर है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीनों के तीनों इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ था रिजर्वेशन के लिए 1932 में, जिसमें अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी के साइन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। काका साहेब कालेकर इज द राइट वन। सो गाइस, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी रात को 9 बजे भी हमारी क्लास आएगी, तो उसमें भी देखेंगे अलग से क्वेश्चन क्या डिस्कस करेंगे। और बाकी जो अगर आपको जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी वीडियो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। पीडीएफ वगैरह यहाँ पे शेयर करी जाती हैं। इंस्टाग्राम के आप ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और फेसबुक के ऊपर भी। जैसे अभी हमने एमसीक्यू डिस्कस किए डिटेल में, ऐसे ही हमारे यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं। यहाँ पे मैं आपके एसएससी रेलवे डिफेंस एग्जाम और प्लस जो आपका स्टेट पीस है यूपीएससी के लिए भी मैंने अलग से फोल्डर इसमें तैयार किए हैं, उसको भी आप जाके पढ़ें। और इसके अंदर विपन 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 24 तारीख तक ये वैलिड है। जीएस कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल हमारा थियरी कोर्स है, बेसिक कोर्स है। टॉपिक क्या है उसके बारे में हमने समझा है। वीआईपी 500 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहां से कर सकते हो? 2 जगह से, स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से studiiq.com। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर जाना है, होम पेज के ऊपर। यहां पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा और जीएस कोर्स आपको चौथे नंबर पे दिखेगा। जो भी कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।